से दोस्तों, क्या यह संभव है कि कोई एक एक प्रोडक्ट पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था बना सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। एक प्रोडक्ट पूरी अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बना सकता है, और ये हमने देखा है मोबाइल में। मोबाइल फोन जब आए तो मोबाइल फोन इसलिए आए कि पहले जो नॉर्मल फोन हुआ करते थे उनका एक रिप्लेसमेंट, विदाउट वायर वाला फोन। लेकिन वो आने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेटर उसका यूज करना खत्म कर दिया, यानी कैलकुलेटर का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया। एक समय ऐसा था कि लोग कैमरा के लिए इतने क्रेजी थे कि बहुत सारा बैंक का लोन लेके वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैमरा लिया करते थे, डीएसएलआर कैमरा हो गया। और आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इस मोबाइल की वजह से कैमरा की इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यहां तक कि मोबाइल की कंपनियां जब अपने प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग मोबाइल के बेस पे, मोबाइल के उस कैमरा के बेस पे करते हैं। यही नहीं, जब से ये मोबाइल आया है तब से हमारा कैलेंडर, हमारी नोटबुक, हमारी जो भी प्लानिंग हुई करती है वो सब अभी मोबाइल में चलती है। इसे आगे जाके मैं बोलता हूँ कि रिस्ट वॉच, हाथों की जो घड़ी थी, एक बार एक समय ऐसा था कि हाथों की घड़ी यानी एक एक जवाहर या एक ज्वेलरी ऐसी मानी जाती थी, और एक एक स्टेटस ऐसा माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में ये जगह ये घड़ी ने, ये मोबाइल ने ली है। दोस्तों, मोबाइल हाथों में तो आ ही गया है, लेकिन इसके भी आगे जाके सभी हमारे जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए भी मोबाइल बहुत, ये हाथ की जो घड़ी या मोबाइल है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज आपका ये मोबाइल आपका ईसीजी से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, ऑक्सीजन से लेके, पल्स, एवरीथिंग ये आपको बोलता है। तो कितने सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल करेगा, और आज वो मोबाइल कर रहा है। और उसको जैसे कितनी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, कितने सारे प्रोडक्ट उसको पूरी तरह से मोबाइल ने टेक ओवर किया। दोस्तों, उसी तरह यानी एक चीज, यानी एक प्रोडक्ट कितना बड़ा हो सकता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये मोबाइल। अभी ये मोबाइल, इस मोबाइल के ऊपर अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इस मोबाइल ये आगे जाके कितना बिजनेस करेगा, हम लोग इसके ऊपर अंदाजा नहीं कर सकते कि पिछले 5 सालों में कितने मोबाइल बेचे, पिछले 5 सालों में इस मोबाइल का क्या ग्रोथ रेट था, कैसे पिछले 5 सालों में कितनी कितनी इंडस्ट्री बढ़ी, कैसे डिमांड बढ़ रही है, कैसे सप्लाई, या पिछले 10 सालों में जितना कुछ हुआ वैसे आगे 10 सालों में, आगे के 5 सालों में क्या होगा, ये सिर्फ आंकड़ों में, नंबर में हम लोग नहीं कह सकते। एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट की क्या मार्केट पोटेंशियल है ये समझ में आता है, ये तय करता है उसकी अपनी योग्यता, उसका पोटेंशियल, उसका एज अ प्रोडक्ट करके पोटेंशियल कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट क्या कर सकता है। क्या आप सोच सकते थे कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? ऑयल एंड गैस या कितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स है आज पूरी दुनिया में, इससे भी आगे जाके सिर्फ मोबाइल तैयार करने वाली कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको इस ऐसे प्रोडक्ट से मिलाना चाहता हूं, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि वो प्रोडक्ट, उसके बारे में सिर्फ मार्केट, बिजनेस वो डिस्कस करना बहुत ही कम है। ये प्रोडक्ट यानी खुद अपनी खुद की एक अर्थव्यवस्था तैयार कर सकता है, और उस प्रोडक्ट का नाम है बांबू। हाँ दोस्तों, चलिए मैं इस वेबिनार में जितना पॉसिबल है उतना शेयर करने की आपसे कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आज की तारीख में ये करंट स्टेटस क्या है इस बांबू के मार्केट का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में $60 बिलियन है, यानी 4.5 लाख करोड़ इतने रुपए का बांबू पूरी दुनिया में बेचा जाता है। ये पूरा वर्ल्ड मार्केट है, और इसकी ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में इसकी ग्रोथ रेट 5.7% CAGR इतनी है। लेकिन ये ग्रोथ बांबू की जो डिमांड है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है, किसी देशों में 10, 11, 12% भी है। दोस्तों, इस बांबू के जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, बिकॉज बांबू की इतनी सारी योग्यता है, इतने सारे उपयोग है, और बढ़ती जो ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ते जो इकोसिस्टम के इश्यूज है, इसके लिए बहुत सारे लोग अभी बांबू के ऊपर काम कर रहे हैं, बांबू के अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वजह से कस्टमर से वो डिमांड बढ़ रही है। लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी होनी चाहिए। ये ऐसा समझे कि
पूरे इस एनर्जी क्षेत्र में कोई थोड़ा बहुत करता है ना काम, उस तरह से उसी स्पेस पे बांबू का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। पूरे बिजनेस में आज ये 4.5 लाख करोड़ के बिजनेस में यहां भी चाइना नंबर 1। लगभग 71% पूरी दुनिया में जो बांबू बेचा जाता है, उसके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, वो चाइना बेचता है। उसके अलावा बांबू की अगर इकोनॉमी देखें, बांबू का बिजनेस देखें, तो बांबू का बिजनेस 80% ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये जो देश है जिसमें भारत भी है, ये सभी देशों में शामिल है। अगर मैं भारत की बात करूं तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन सबसे ज्यादा लैंड अंडर बांबू वो भारत में है। पूरी दुनिया में 1000 इस बांबू की वैरायटीज है, उसमें से 136 यानी खुद भारत में 136 वैरायटीज है, टाइप्स है। तो चलिए देखते हैं इसके कल्टीवेशन के बारे में, इसका क्या स्टेटस है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी लैंड अंडर बांबू है, यानी बांबू के अंदर जितनी भी जमीन है, उसकी 30% जमीन भारत में है। यानी भारत दुनिया में नंबर 1 है जहां बांबू उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र बांबू वाला भारत में है। लगभग 14 मिलियन हेक्टर यानी 1,40,00,000 हेक्टर इतनी जमीन पे आज हमारे देश में बांबू उग रहा है। लेकिन ताज्जुब यह है कि इतना होने के बाद भी हमें जो बांबू लगता है, जिस क्वालिटी का बांबू लगता है, हम लोग 50% बांबू बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये वैसे कोयले जैसा ही हो गया कि कोयले हमारे यहाँ भी बहुत उत्पादन करते हैं, लेकिन जिस क्वालिटी का कोयला लगता है हमको, वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से मंगाते हैं। उसी प्रकार बांबू का भी है। और चाइना की तरफ देखिए, चाइना के यहाँ जो क्षेत्र है बांबू का, वो हमारे जो क्षेत्र है उससे 30% है, 1/3 से भी बहुत कम है। लेकिन चाइना उतने ही कम क्षेत्र में दुनिया का 71% माल तैयार करता है और बेचता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर चाइना है। और इसके अलावा बाकी के देश भी है जो भी अपना अपना माल तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इसमें जापान है, वियतनाम है, कंबोडिया है, और फिर कहीं जाके भारत आता है। तो दोस्तों, ये जो इश्यू है, अभी इतनी सारी जमीन है जिसकी उत्पादकता इतनी कम है, ये इश्यू हमारे देश में एग्रीकल्चर, हमारी खेती के हर चीज से जुड़ा हुआ है। हमारी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी खेती के ऊपर निर्भर है, खेती का बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हमारा चैलेंज हमारे सामने ये है कि हमारे यहाँ उत्पादकता दुनिया में बहुत कम है। अभी यही देखिए ना, अगर मैं चावल की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का क्षेत्र भारत में है, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर उत्पादन में देखें तो हम लोग 2 नंबर पे हैं। पहले चाइना है, उसके बाद भारत है जिसमें इतना चावल का उत्पादन होता है। लेकिन पर हेक्टर कितना चावल आता है उसका अगर नंबर देखोगे तो पर हेक्टर भारत में आता है 2390 किलो, इतना चावल आता है हेक्टर में। चाइना में यही है 6700 किलो प्रति हेक्टर। इंडोनेशिया में है 5300, और हमारे आजू बाजू जितने भी छोटे छोटे भी देश है, वहां चावल का उत्पादन, चावल का जो सरासरी जो उत्पादकता है, जो एवरेज उत्पादन है, वो भी 4500 5000 किलो पर हेक्टर इतना है। और वही सेम चीज है बांबू के बारे में। बांबू भी कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम क्षेत्र है वो जंगल में, नंबर 1। और जंगल में जो उत्पादकता है बांबू की, वो सिर्फ और सिर्फ आधा टन पर एकड़ इतनी है, हेक्टर नहीं, एकड़। आधा टन, 0.5 टन पर एकड़ इतनी है। लेकिन जो भी लोग आज खेती भी कर रहे हैं, वो जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल वे से खेती कर रहे हैं बांबू की, उसमें भी अगर आप देखोगे तो 3 से 4 टन इतना बांबू पर एकड़ आता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमने यही चीज एक प्रॉपर एग्रेसिव या इंटेंसिव ऐसे फार्मिंग में की, जिसे प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, वही उस एकड़ में जहां सिर्फ 3 से 4 टन बांबू आता है, वहां हम लोग 40 टन इतना माल का उत्पादन कर सकते हैं। 40 टन 10 गुना इतना ज्यादा कर सकते हैं। तो कैसे, क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमारे उत्पादकता इतनी कम है? तो कारण भी सेम है, कारण भी वही है जो आपको पता है। कारण है कि हमारे पास राइट वैरायटी नहीं ना।
कुदरत की कृपा से 136 अलग अलग वैरायटीज है, टाइप्स है, सब कुछ है। लेकिन जब हमें खेती करनी है, उससे उत्पादन निकलना है, तो एक्चुअली कौन सी राइट अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे खेतों में आएगी, ये पता होना चाहिए ना। ये किसी ने बताना चाहिए, और वो राइट वैरायटी का हम लोग ने हमने खेती करनी चाहिए, वो नंबर 1 रीजन है। दूसरा, एग्रीकल्चर टेक्निक, यानी 50 साल पहले, 100 साल पहले जिस तरह की खेती हम लोग कर रहे हैं, वैसे खेती भारत में आज होती है, ऐसा कहा जाता है। और वैसे ही बांबू का ही है, जिस एग्रीकल्चर इकोनॉमी टेक्निक से ये होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। दूसरा, अगर किसी ने किया भी तो, कि अगर किसी ने ये सब, हाँ, अगर हमने ये खेती करी, तो हर पेड़ के लिए, हर पौधे के लिए जो इनपुट्स लगते हैं, फर्टिलाइजर लगता है या बाकी सब चीजें लगते हैं, वो सब चीजें भी बराबर से मिलनी चाहिए, पानी बराबर से मिलना चाहिए, ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, अगर हमारे किसान हमारे खेतों में अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, तो किस तरह से उसको करना चाहिए, समय समय पे अगर उसको कोई कोई सहायता है, कोई ट्रेनिंग लगती है, तो वो कोई तो होना चाहिए ना जो जो देखेगा, वो हमें मिलता नहीं। और इस सभी चीज का परिणाम क्या होता है कि हमारी उत्पादकता बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साथ एक बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बहुत एक स्नेही, आई मीन जो एमसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक जो हमें हमारे कांटेक्ट में है, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वो तेलंगाना के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। और वो उनके स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में कमिश्नर साहब और वहां के मंत्री जी मिलके बांबू के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो एमसीएल को बहुत अच्छी तरह से जानते भी है और सराहते भी है हमेशा। तो उन्होंने जब बांबू के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन किया, एक कार्यशाला का आयोजन किया, तो उन्होंने एमसीएल को आमंत्रित किया था, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल हमें रखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल बांबू की खेती कैसी हो सकती है और कहां तक जा सकते हैं हम लोग, ये आप अपने आंखों से देखिए। सबसे पहले बांबू के लिए आप ऐसी खेती की शुरुआत करेंगे, लेवलिंग करेंगे। उसके बाद बांबू के लिए आप ऐसा गड्ढा करेंगे। उसके बाद हर वो जो गड्ढे में वो जो अंतर है वो 12 फीट का होगा, और उसके अंदर जो रिक्वायर्ड इनपुट्स है वो डालेंगे। उसके बाद उस इनपुट्स में, यानी हर पौधे के जब आप पौधा लगाने वाले हैं, वहां जो कोई चीजें लगती है वो डालेंगे, और उसके बाद आप पौधों को लगाएंगे। और ये बांबू के पौधे लगाने के बाद 1 महीने के बाद आपको ये ऐसे दिखेंगे। लेकिन महज सिर्फ 4 महीने के बाद ये बांबू ऐसे दिख रहे हैं, और ये 8 महीने के बाद, और ये 1 साल के बाद। तो सोच सकते हैं कि आधा टन पर एकड़ और 40 टन पर एकड़ कैसा होता है। और दोस्तों, ये होता है वो फार्मिंग, ये होती है वो इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, कि जिसमें बांबू का इतना उत्पादन हो सकता है। और ये उन्होंने ऑफ कोर्स मेहनत की है, ये एक्चुअली साइंटिफिक वे है। इस तरह से हम लोग करें तो हम अपने बांबू का उत्पादन इतना बढ़ा सकते हैं। तो उसको 40 टन लेके जाने के लिए एक बेस्ट जो वैरायटी है वो लोकल, अगर कुछ जो टिश्यू कल्चर आप करते हैं वो मेथड, बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, हाई डेंसिटी, राइट वे ऑफ प्लांटेशन, ये सब मिलके हम हर जगह में जहां जहां हम लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं, वहां उसकी उत्पादकता 40 टन तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बंजर जमीन जहां कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अभी ये भी उनका ही एग्जाम्पल है। अभी ये जमीन आप देखिए तो ये ऐसी बंजर जमीन है कि जहां कोई उत्पादन हो ही नहीं सकता, कोई वनस्पति आ ही नहीं सकती, कौन सा कोई पेड़ उग ही नहीं सकता। ऐसे जगह पे उन्होंने बांबू की प्लांटेशन की शुरुआत की। अभी देखिए, ऐसी जमीन, अगर आपके गांव में कोई जमीन ऐसी बंजर पड़ी हुई है, ऐसी वीरान है, क्या कारण हो सकते हैं? सबसे वर्स्ट, सबसे खराब कारण यह है। और यहां बांबू की शुरुआत हुई, तो देखिए 1 साल के बाद, अरे बांबू क्या करता है, बांबू सिर्फ खुद उगता नहीं, तो आजू बाजू की पूरी जमीन उपजाऊ कर देता है। इतने सारे न्यूट्रिएंट, इतने सारी चीजें बांबू में है कि आपकी जो जमीन है ना, जो जिसमें बिल्कुल कोई तत्व नहीं था, उसको बहुत ही पोषण वो बांबू उपलब्ध करके देता है। बांबू के अंदर में इतने सारे गुण हैं, वो हम लोग आगे चल के भी देखने वाले हैं। और देखो, ये एशपॉन्ड है, एशपॉन्ड यानी
जो राख है, जो हमारे प्लांट्स है, पावर प्लांट्स, जो कोयले से वजह से हम लोग, कोयले से हम लोग जो बिजली बना रहे हैं, और कोयले की जो राख बाहर गिर रही है और उसकी वजह से पूरी जो जमीन खराब हो रही है, ऐसी कई सारी जमीन हमारे यहाँ है, वहां भी बाम्बू का प्लांटेशन किया। और उसके बाद 1.5 साल के बाद आप देख सकते कि वो पूरी बंजर जमीन, वो पूरी राख की जमीन ऐसी हो गई। 3 साल के बाद वो जमीन ऐसी हुई। यहां तक के ऐसी खदानें जहां पूरी उन्होंने सॉइल निकाल दी है, पूरी डिग्रेडेड लैंड है, वहां भी हम लोग बाम्बू का प्लांटेशन कर सकते हैं और वो जमीन भी इतनी हरी भरी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा सब पॉसिबल है, ऐसा सब हो सकता है, तो भारत में क्या क्षमता है, क्या कर सकता है भारत, इसके बारे में आप अनुमान कीजिए ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 3 गुना चाइना से ज्यादा जमीन आज की तारीख में 3 गुना हमारे यहाँ है, जहां हम लोग बाम्बू का उत्पादन कर रहे हैं, 3 गुना। और अगर यही उत्पादन हम लोग 10 गुना लेके जाए, देखो फॉरेस्ट में तो अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट की जमीन पे तो हम लोग 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना लेके जा सकते हैं, बिकॉज वहां उस तरह से हम लोग फार्मिंग करेंगे। लेकिन नॉर्मली भी जो हो रही है अभी किसान कर रहे हैं, वहां भी 10 गुना अगर उसकी उत्पादकता बढ़ाए, तो सोचिए हम लोग कितना उत्पादन कर सकते हैं, कितना माल तैयार कर सकते हैं। चाइना हमसे 30% से उसके बाद जमीन है और 70% बिजनेस कर रहे हैं, 70% से ज्यादा। और हम अगर इतना सब कुछ करें तो कितना बड़ा उत्पादन कर सकते हैं, कितना बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इतना माल तैयार करके क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको शायद अंदाजा ही नहीं है बाम्बू से क्या पॉसिबल है, बाम्बू से क्या हो सकता है, बाम्बू के कौन से प्रोडक्ट है, किस तरह हम लोग इसको बेच सकते हैं, इसका बिल्कुल 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 अंदाजा नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई बाम्बू की खेती करता है, उसको अच्छा पैसे मिलते हैं, उसको इनकम अच्छी, कमाई अच्छी होती है, वो देख के अगर कुछ किसान और जुड़ जाते हैं, यानी अभी जो 14 मिलियन हेक्टर इतनी जो हमारे पास है, अगर वो चढ़ के आगे जाके 40 लाख हेक्टर भी हो जाती है ना, तो दोस्तों 40 मिलियन हेक्टर, तो आपको डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना बन सकता है इस बाम्बू से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर हम लोग बाम्बू में हो सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं बिजनेस सेक्टर के, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बाम्बू से बना सकते हैं और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्नीचर से। दोस्तों, फर्नीचर का मार्केट पूरी दुनिया में आज की तारीख में, जितना भी बाम्बू का मार्केट आपने देखा ना, $60 बिलियन का, उससे 10 गुना फर्नीचर का मार्केट है, $600 बिलियन। 4.5 लाख करोड़ का माल बेचते बाम्बू का, तो 45 लाख करोड़ का फर्नीचर दुनिया में अभी बेचा जा रहा है। ये भारत में अभी आइकिया करके कंपनी आई, ये कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी अभी जो कर रही है ना, ये पूरा फर्नीचर एक बहुत बड़ा बिजनेस वो डेवलप कर रहे जो भी है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 से 25% ही, यानी 20% ही मैं बोल सकता हूं कि इतना ही एक्चुअली फर्नीचर वो वुड का, यानी लकड़ी का है। बाकी का 80% क्या है फर्नीचर, तो 80% ये फर्नीचर है, ये क्रूड ऑयल से जो बनते हैं ना, ये सब रेक्सिन बिक्सिन, ये सब आप देख रहे हैं ना, जो आपको बहुत नरम नरम लगेगा, सब कुछ लगेगा, ये पूरा ये सब आता है क्रूड ऑयल से। ये सब मैन मेड फाइबर उससे बनता है। और दोस्तों, ये 20%, 25% जो भी आज की तारीख में वुड है, वो भी कहां से आता है, वो लकड़ी आती है बड़े बड़े ये पेड़ काटने की वजह से। आप भी देखें ना, अभी आप गूगल कीजिए, आप इंफॉर्मेशन निकालिए, आज भी इस फर्नीचर के लिए कई सारे बड़े बड़े पेड़ लोग काट रहे हैं। तो एक तो अच्छा काम बाम्बू क्या कर सकता है, तो आपको बड़े पेड़ काटने की जरूरत नहीं, बाम्बू का उत्पादन ही है, उपयोगी है इसके लिए। आप प्रॉपरली उसकी खेती करिए, उसको उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए, फिर से वो ग्रो करे, तो इससे बहुत ही बढ़िया ऐसा फर्नीचर बन सकता है। यानी कोई भी ऐसा फर्नीचर नहीं है जो आपको लगेगा कि बन नहीं सकता बाम्बू से। हर एक फर्नीचर बनता है बाम्बू से, हर एक। तो हमें बड़े बड़े पेड़ काटने की जरूरत नहीं, दैट इज नंबर 1। दूसरा, ये जो अभी आप घर में 80%, आप नहीं पूरी दुनिया में जो कोई फर्नीचर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फर्नीचर यूज करने के बाद जब आप इसको फेंक देते हैं तो कहां जाता है फर्नीचर, तो इससे वही इस कचरे के पहाड़ तैयार हो रहे हैं।
कभी आप कोई भी आपके आजू बाजू आपका कोई गांव हो या कोई छोटा शहर हो, जो कचरा होता है ना, कचरा, कभी वहां जाइए और देखिए कचरा किससे बना हुआ होता है। तो ये सभी पार्ट, ये सभी चीज आपको वहां मिलेगी। ये जो फर्नीचर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होता ना, इसको कुछ कर ही नहीं सकते। और ये अभी पूरी ये पूरी इकोनॉमिक जो सॉरी इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर रहा है। तो एक सबसे अच्छा काम अगर हम लोग बाम्बू के साथ कुछ कर सकते हैं ना, तो ये आज पूरा जो पर्यावरण की बर्बादी चालू है इस फर्नीचर से, उसको रोक सकते हैं। तो सोचिए कि जो बिजनेस का सेक्टर है, जो बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, जो पोटेंशियल है बाम्बू का, वो $60 बिलियन नहीं है, 4.5 लाख, ये $600 बिलियन में हम लोग कितना कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं कि आप ये छोड़िए ये करिए इको फ्रेंडली। और उस मार्केट के पोटेंशियल को हम लोग ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कोयला। दोस्तों आज भी कोयला दुनिया में 55 से 60% बिजली बना रहा है कोयला। भारत में भी 55 से 60% बिजली सिर्फ और सिर्फ कोयला बना रहा है। और 55 से 60% जब मैं बोलता हूं, तब उस 100% में सब कुछ आता है, सोलर आता है, बाकी सब कुछ आता है, नेचुरल गैस सब कुछ आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोयला कितना जलाते हैं हम लोग। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, नंबर 1 हमारा शत्रु है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आज की तारीख में कोयले से निकल रहा है। और हमारे नहीं, पूरी दुनिया में कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जिससे वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये हमारा बांबू है, इससे ऐसा कोयला बना सकते हैं हम लोग कि हम इस कोयले को 100% रिप्लेस कर सकते हैं। यानी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, क्या, और कुछ नहीं, यानी 1% भी उसकी राख नहीं होती। जैसे वहां अपने कोयले के साथ 30-30% वो उसकी राखी तैयार होती है। दोस्तों इसको लेके तो भारत सरकार का एक मिशन भी है, भारत सरकार ने एक पॉलिसी भी लाई है कि आप अपनी जो पूरे जो पावर हाउसेस है, यानी बिजली बनाई जाती है, ऐसे पावर प्लांट्स जो कोयले के ऊपर है, उसको धीरे धीरे करके आप बायोकोल के ऊपर लेके जाइए, ऐसे पिलेट्स के ऊपर लेके जाइए। और फिर 5%, 10%, ऐसे भारत सरकार ने कई दिनों से ऐसे लक्ष्य रखे हैं, ऐसी योजना है, लेकिन हो नहीं रहा ना, उतना उत्पादन ही नहीं बन रहा है। तो अगर हम लोग इतना भी सोचे कि अगर 100 करोड़ टन साल का हमको लगता है, 100 करोड़ टन कोयला हमको लगता है, तो उसमें से 50 करोड़ टन हम लोग तैयार करेंगे, यानी 50% का भी हम लोग टारगेट रखें, तो आपको अंदाजा नहीं कितनी जमीन लगेगी ये करने के लिए, और कितना अच्छा इनकम हमारे किसानों को हो सकता है। इथेनॉल। दोस्तों बांबू से इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। अभी इथेनॉल क्या, तो आपने एक 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले सुना होगा कि हमारे माननीय नितिन जी गडकरी साहब है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये एक ऐसी पॉलिसी शुरुआत की है कि आने वाले दिनों में हर पेट्रोल और डीजल का इंजन फ्लेक्स इंजन होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर आपकी डीजल पे गाड़ी चल रही है तो वो बायोडीजल पे भी 100% चलेगी। अगर आपकी पेट्रोल के ऊपर गाड़ी चल रही है तो 100% वो बायोइथेनॉल पे चलेगी। तो बायोइथेनॉल क्या है, तो बायोइथेनॉल ये बायोफ्यूल है, फर्स्ट जनरेशन, जो 100% पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल की जगह पे 100% बायोइथेनॉल डाल सकते, चला सकते। तो वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, और दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में बायोइथेनॉल तैयार होता है, ब्राजील में, अमेरिका में। वहां मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल करते हैं, वो रॉ मटेरियल क्या है, तो मक्का, कौन, वहां पोटैटो, उसको अभी इस्तेमाल करते हैं। वहां जो हमारे गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें शुगर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसका इस्तेमाल होता है। हमारे देश में भी ये पॉलिसी अगर आप देखोगे तो पिछले 8-10 सालों में इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, और कई सारी कंपनियां, हमारी जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज है, शक्कर बना रही है, वहां बायोइथेनॉल के प्लांट उन्होंने शुरू किए। ओके, आप इंफॉर्मेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों 1 हेक्टर अगर उस पर आप गन्ने की खेती करोगे, और उसमें से जितना बायोइथेनॉल निकलेगा, उससे कई 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 ज्यादा बायोइथेनॉल निकलेगा जब आप 1 हेक्टर की बांबू की खेती करोगे। तो ये मैं तो कहता हूं कि बिजनेस ये भी है कि बांबू के सिर्फ प्रोडक्ट करने के लिए नहीं, आप सिर्फ पेट्रोल के लिए भी बांबू अगर उगाओ तो देखिए मार्केट कितना बड़ा है।
जितना आज बांबू की पूरी जो रिक्वायरमेंट है, बांबू का कितना बिजनेस हमने देखा, 4.5 लाख करोड़ का, $60 बिलियन का। और अगर पेट्रोल के बारे में आप सोचे तो उतना तो अपने को हमें अपने घर में भारत में लगता है। और ये बायोफ्यूल ऐसा है, ये बायोफ्यूल ऐसा कि पूरी दुनिया को आप दे सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस सिर्फ इस बांबू के माध्यम से बायो इथेनॉल का हो सकता है। बांबू टू रिप्लेस प्लास्टिक। दोस्तों बांबू प्लास्टिक जो है, उसके पहले बांबू के बारे में बताओ तो कि बांबू के कुछ बहुत स्पेसिफिक ऐसा बांबू की विशेषता है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है बांबू का, ताकत और लवचिकता इसकी। कैसे? बांबू में ताकत अगर आप बोलोगे ना, तो अगर उसकी इसको जो मास, उसकी जो वजन है, वजन के हिसाब से उतना ही वजन का अगर आपने माइल्ड स्टील लिया तो स्टील से ज्यादा ताकत इसमें होती है, मैं आपको बोलता हूं। और लवचिकता अगर देखोगे तो लवचिकता इतनी है कि कोई भी शेप कहीं कैसे भी ये बांबू कर सकता है। और इन दोनों चीजों की वजह से बांबू क्या कर सकता है, तो बांबू 100% प्लास्टिक से जो कुछ चीज बन रही है ना, उसको बना सकता है। प्लास्टिक से क्या बनता है सोचिए जरा, क्या बनता है प्लास्टिक से? कुछ भी सोचिए, आज की तारीख में प्लास्टिक से जो कुछ बन रहा है वो 100% बांबू से बन सकता है। जिस चीजों की वजह से प्लास्टिक की चीजें बन रही है ना, वो सेम चीजें हमारे बांबू में है और वो बन सकता है। सोचिए ना, सोचिए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। और ये हमारा जो कन्वेंशन है ना कि बांबू जैसे टोपली बनेगी, बांबू जैसे ये दोनों चीजें बनेगी, इसको जरा बाजू में हटाइए। आप सोचिए बांबू से क्या बन सकता है। आप सोचिए कि प्लास्टिक से आज क्या बन रहा है, 100% उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बांबू के साथ। कितने एग्जांपल में दो आपको? कोई भी अगर आपका कोई भी चीज आप प्लास्टिक की आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 100% आज बांबू की बन रही है। कई सारे पूरी दुनिया में ऐसे स्टार्टअप्स है, कंपनियां हैं जो सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ इसके ऊपर बिजनेस कर रहा है। मैंने आपको कहा घड़ी से लेके कुछ भी आप सोचो वो बन सकता है। इमेजिन द पोटेंशियल, क्या कर सकते हैं हम लोग बांबू से। 100% रिप्लेस। आज जहां जब आप प्लास्टिक हो या हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल करें, उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये जो खराब होने के बाद वो कहा जाता है, फिर से वो कचरे में जाता है, फिर से वो सॉलिड वेस्ट बनता है, फिर से वो इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है प्लास्टिक की, ये भी $600 बिलियन यानी 10 गुना बड़ी बांबू की, इतनी बांबू की जो इकोनॉमी है आज की तारीख में, उससे 10 गुना बड़ी है। और ये तो मैंने डायरेक्ट बोली, इसके इनडायरेक्ट तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। और ये प्लास्टिक हमारे पूरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है। हर चीज में हमारे यहाँ इतना प्लास्टिक है कि हमारे देश में भी 10 प्लास्टिक पार्क्स आ रहे। प्लास्टिक पार्क्स, फैक्ट्रियां नहीं, पार्क्स। यानी एक प्लास्टिक पार्क में कई सारी कंपनी आने वाली है। ऐसे 10 क्लस्टर है, क्लस्टर, या हर जगह पे बहुत सारी कंपनियां प्लास्टिक की अलग अलग उत्पादन तैयार करेगी। ऐसे 10 बड़े प्लास्टिक के हब, पार्क्स हमारे देश में बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक किस तरह हमारे पूरे जीवन में घुस चुका है, और इसको 100% रिप्लेस कर सकता है बांबू। तो बांबू प्लास्टिक को 100% रिप्लेस कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। नंबर 1, टूथब्रश। टूथब्रश मालूम है आपको कितना बड़ा है? सिर्फ हमारे देश में पूरे साल में 3000 करोड़ के टूथब्रश बेचे जाते हैं। इसका इतना धंधा है, ओके, आज की तारीख में हो रहा है। अगर दुनिया की मैं बात करूं तो दुनिया में 50,000 करोड़ इतने टूथब्रश बेचे जाते हैं, ओके, दुनिया में। लेकिन अगर यही आप इस टूथब्रश की अगर देखेंगे कि कैसे बनता है, तो इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं। हम लोग जब तक इस्तेमाल करते हैं तो हमको भी वो हानिकारक है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जब जाता है पर्यावरण में जाता है, वातावरण में जाता है, तो बहुत ज्यादा हानिकारक कितने सारे जीव जंतु को होता है। एक बहुत धक्का देने वाली चीज यह है कि सिर्फ अमेरिका जैसे देश में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ टूथब्रश, 100 करोड़ टूथब्रश सिर्फ एक देश में यूज करके फेंकते हैं लोग, फेंकते हैं। 1 बिलियन एक देश में एक साल में 1 बिलियन ब्रश करके लोग फेंक देते हैं प्लास्टिक। और क्या आपको पता है कि
ऐसा कहता है मुझे, ऐसे स्टेटस है कि दुनिया में आज तक जो भी टूथब्रश बना है, जब भी बना होगा, कुछ सालों पहले, कुछ भी, जब भी बना होगा, 100-150 साल पहले, 200 साल पहले, वो आज भी है। आज भी कहीं ना कहीं वो पानी को बर्बाद कर रहा है, जमीन को बर्बाद कर रहा है। आप सोचिए ना कि भारत, ये तो अमेरिका में किसी एजेंसी ने काम किया होगा, देखा होगा कि कितना टूथब्रश बाहर जाता है। भारत का क्या, चाइना का क्या, कितने सारे देश है। ये सभी देश, हम लोग सभी लोग मिलके कितना सारा टूथब्रश ये कर रहे हैं, यूज करके फेंक रहे हैं। और हजारों सालों से, यानी जब से टूथब्रश निकला है दुनिया में, तब से लेके टूथब्रश अभी भी वैसे ही है। उसको ना डिकम्पोजिशन हो रहा है ना कुछ नहीं, वो सिर्फ इस वातावरण में उसकी वो गंदगी बढ़ा रहे हैं। सोचिए कितना गलत काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारे पास सोल्यूशन है। इस टूथब्रश को 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग ऐसे टूथब्रश के साथ जो बम्बू से बनते हैं, जिसके ब्रिसल्स इको फ्रेंडली होते हैं। ये ऐसे डालेंगे भी ना आप तो कुछ नहीं होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड करेंगे। और दूसरी, बाम्बू में इतनी अच्छी अच्छी पोषक तत्व है कि जो जमीन को अच्छा रखेगा। लोगों को समझना चाहिए ना, लोगों को मालूम होना चाहिए कि जरूरी है, ये करना चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इतना नुकसान हम लोग पर्यावरण का कर रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा स्ट्रॉ, अभी किसी भी आप समुद्र के किनारे जाओ, कई सारे ऐसी जगह जहां लोग टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, आजू बाजू आपको ऐसे लाखों स्ट्रॉ, ये प्लास्टिक के स्ट्रॉ ऐसे दिखाई देंगे। और ये सभी स्ट्रॉ 100% हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे इस बाम्बू के साथ। यूरोप में कई सारे ऐसे छोटे छोटे शहर है, और उसकी जो नगर पालिका होती है, जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है, उन्होंने कानून बनाया है कि हमारे शहर में हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में जो भी आप स्ट्रॉ उपयोग करेंगे वो 100% बाम्बू का होगा। अभी कायदा कानून लाना एक अलग बात है, लेकिन देखो ना, हम कुदरत ने हमारे पास एग्जाम्पल, अगर आपको जो भी जरूरत है, मैं तो हमेशा कहता हूं ना, आपको लगता है कि आपने बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप मनुष्य को लगता है कि वो बहुत विकास कर रहा है, टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान बहुत विकास कर रहा है, और उसके वजह से उसकी जरूरतें बढ़ रही है, अलग अलग हो रही है। मैं तो कहता हूं कि कितने भी हो, नहीं तो हमें जो जरूरत है उसका पूरा समाधान हमारे इस कुदरत में, हमारे इस माँ के पास है। दोस्तों, बॉटल्स, हर कोई प्लास्टिक की बोतल हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे बाम्बू के बोतल के साथ, जिसके ऊपर का ढक्कन, अंदर की हर चीज बाम्बू से बनती हो, कहीं भी प्लास्टिक की जरूरत ना हो। किचन का कोई भी चीज आप सोचिए किचन के बारे में, जो आज बहुत सारा तो हम लोग वहां प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, 100% उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग हमारे बाम्बू के साथ। ऐसी सभी उत्पादन तैयार हो रही है, लोग बेच रहे हैं उसको। हाउस में, आपके घर में हो, ऑफिस में हो, जो भी ऐसी चीज आपको दिखाई देती है जो आज प्लास्टिक से बन रही है, रबर से है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बाम्बू के साथ। लेकिन इसके भी आगे जाके बाम्बू की खुद की ऐसी हस्तकला है जो आप मशीन में, जो आप प्लास्टिक से नहीं कर सकते। जो हाथ से हम लोग करते हैं ना, वो जो सुंदरता आती है, वो सुंदरता आपको किसी भी मशीन के कोई भी चीज में नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग बाम्बू से बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूं, प्लास्टिक आप जिसकी वजह से, अगर कोई भी चीज, मैं सभी इंडस्ट्री से कुछ दिनों के बाद हम इंडस्ट्री से, सभी इंडस्ट्री से जाके बात करने वाले कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो, कोई फैक्ट्री है, कुछ चीज है, अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल, इस चीज के लिए ना, तो उसके लिए ऑप्शन है। जो जो चीज आपको लगता है कि प्लास्टिक इसके लिए जरूरी है, 100% वो सभी तत्व हमारे बाम्बू में। हर कोई चीज जो आज प्लास्टिक की हो रही है, वो बाम्बू से रिप्लेस की जा सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कपड़े, यानी फैब्रिक, जो पूरी दुनिया में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग जो पहनते हैं कपड़े, वो उससे लेके जो सोने के लिए हम लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, घर में कपड़े इस्तेमाल करते हैं, कर्टन, जमीन फर्श के ऊपर होते हैं, टॉयलेट के जो कपड़े होते हैं, टॉवेल से लेके सब कुछ, आज जितने भी कपड़े, जितने भी वस्त्र हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% ये वस्त्र उस क्रूड ऑयल से आ रहा है। क्रूड ऑयल से वस्त्र बनता है, सिर्फ 20% है, 20% वस्त्र है जो खेती से आ रहे हैं, जिसमें कपास है, जिसमें अपना जूट है, रेशम है, ऐसा। बाकी 80% है केमिकल्स ही है।
80% क्रूड ऑयल उससे ही आते हैं। और दोस्तों ये सब इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, मैं तो सच्ची में मैं तो कहता हूं आप सच्ची में जाइए, आपके यहाँ जो कचरे का जो पहाड़ बना हुआ है ना, जरा सिर्फ थोड़ा सा विजिट करके आइए ना, क्या रहता है उसमें। क्या होता है कि ये पहाड़ हटते नहीं है बिल्कुल, और अगर आप जलाओगे ना इसको, मैक्सिमम लोग उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा, यानी नॉर्मली जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब आप इसको जलाते हैं। जलाना तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये बनता है जो वस्त्र जो आप कपड़े डालते हो ना, उससे बनता है। अगर इसमें कपास होती तो कपास 100% हमारे जो व्यवस्था है पर्यावरण की, कुदरत की, वो 100% उसको रिसाइकल करते। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो 100% उसको डाइजेस्ट करते। लेकिन ये केमिकल के साथ नहीं होता, और सालों साल ये सभी कपड़े, ये सभी ऐसे वस्त्र आपको वहां दिखाई देंगे कचरे में। बांबू एक बहुत अच्छा सोर्स है वस्त्र का। आप सोच नहीं सकते ऐसे मुलायम, ऐसे अच्छे वस्त्र बांबू के बनते हैं। उससे लेके जैसा आपको चाहिए वैसे वस्त्र बांबू के बन सकते हैं। आज की तारीख में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 1 ट्रिलियन, आई मीन 1,200,000,000,000 यानी $1200 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 90 से लेके 100 लाख करोड़ साल की इतनी बड़ी इंडस्ट्री। हमारी भी, हम इतिहास में भी अगर आप देखोगे तो भारत इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नंबर 1 था। तो आप सोचिए अगर हम लोग इसके ऊपर भी ध्यान दें तो कितना अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। बांबू इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल, दोस्तों कंस्ट्रक्शन में भारत में ऑलमोस्ट $200 बिलियन से, यानी 15 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा इसका रेवेन्यू है, ये इंडस्ट्री है। लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो 7 ट्रिलियन से ज्यादा, यानी 550 लाख करोड़, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन। और इस कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना सब कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत बड़ा अहम भूमिका इसकी है। आज गाड़ियों से, हम लोग बोलते हैं गाड़ियों से अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जितना गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है एक कंस्ट्रक्शन की वजह से। इतना, आई मीन इतना वो पर्यावरण को हानिकारक है। और इसलिए बहुत सारे लोग अभी इसके ऊपर कैसे इसको रिप्लेस करें हम लोग, इको फ्रेंडली, इको जो पर्यावरण का ख्याल रखे ऐसी चीजों के साथ, और उसमें अहम भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वह है बांबू। बांबू के स्ट्रक्चर्स आप सोच नहीं सकते इतने बड़े बन सकते हैं। बांबू के स्ट्रक्चर्स आप बड़े बड़े हॉल से लेके आप रास्ते में भी, आई मीन जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें भी बांबू का इस्तेमाल होता है, जो बहुत उपयोगी होता है। बांबू को लेके एक नया, एक आर्किटेक्चर की शुरुआत हो रही है, एक नए सेक्टर की शुरुआत हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर। और इसमें सिर्फ यही सोचा जाता है कि कैसे हम लोग इस सीमेंट को, स्टील को हम लोग रिप्लेस कर पाए, कैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कम करें, ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। और दोस्तों ये आज से नहीं हो रहा है, ये बांबू का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, हजारों सालों से। जैसे मनुष्य रहता है तो पहले उसने घर शायद बनाया होगा बांबू का। तो इस बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे हजारों सालों से हम लोग बांबू को देखते आ रहे हैं, उससे स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। और ये आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो बांबू से बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ऐसे चीज, ऐसे ऐसी बिल्डिंग या ऐसे वास्तु बन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि बांबू कितना टिकेगा, कितने साल तक वो रहेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, तो बांबू उतना ही चलेगा जितना स्टील चलता है। क्योंकि बांबू को अगर आप बराबर वो प्री ट्रीटमेंट होती है, अगर उसको करे तो उसकी लाइफ भी उतनी ही आप बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जो बांबू से हम लोग कर नहीं सकते। तो अगर उसके हिसाब से भी हम लोग देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप सोच सकते हैं कि बांबू का जो पोटेंशियल है बिजनेस का, वो कितना ज्यादा है। इसके अलावा पेपर, दोस्तों पेपर में आप जैसा चाहिए, जिस तरह का चाहिए पेपर, वो आज बांबू से आप बना सकते हैं। कोई लकड़ी या कोई बड़े बड़े पेड़ काटने की जरूरत नहीं। टॉय, दोस्तों खिलौने, कुछ ऐसी कंपनियां भी बनी है दुनिया में कि जो सिर्फ और सिर्फ बांबू से खिलौने बनाती है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी तरह के खिलौने हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांबू सिर्फ उस लकड़ी के लिए नहीं, बांबू के जो पत्ते होते हैं ना, ये भी इतने गुणकारी है। बांबू के पत्तों में इतने सारे तत्व है जो आपको पता ही नहीं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। दोस्तों इतनी सारी चीजें बांबू को लेके, इतनी अच्छी पोषक तत्व है कि इससे बहुत बड़ा एक कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो आपके स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत महंगे ऐसे बेचे जाते हैं।
इसके अलावा बाम्बू में कई सारे आयुर्वेदिक, कई सारे थेरेप्यूटिक दवाई वाले भी गुण हैं। डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फटीक, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, हार्ट को अच्छा रखने के लिए, ये सभी तत्व बाम्बू में है। कोई प्रॉपर बीमारी अगर आपको होती है लीवर की या कैंसर, स्लीप डिसऑर्डर, यह प्रॉपर एक्शन करने वाली भी दवाइयां बाम्बू में है। यहां तक कि न्यूट्रास्यूटिकल, यानी एक तो है फार्मास्यूटिकल, आपको बीमारी होने के बाद आप जो दवाई लेते हो उसको हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो आप खरीदते हैं मेडिकल से। लेकिन ऐसी दवाई है जो आपको कोई बीमारी होने ही ना दे, इसको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। तो ऐसी ऐसी कोई बीमारी न होने की दवाओं में या अच्छी चीजों में अगर कुछ है तो वो बाम्बू है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। यानी आपकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर कर देता है कि आपको बीमारी नहीं होती। दोस्तों, कॉस्मेटिक एप्लीकेशन में बाम्बू सबसे वन ऑफ द सबसे महंगा बेचा जाता है। आपके शैम्पू, सोप्स, कंडीशनर, ये बहुत ही अच्छे बाम्बू से बनते हैं। और यहां तक कि खाने में जो फ्लेवर चाहिए, खाने में जो कलर चाहिए, या खाने में जो स्वीटनेस चाहिए, वो भी बाम्बू से आता है। तो इतने सारे एप्लीकेशन बाम्बू के। चारकोल करके एक इंडस्ट्री है, चारकोल की इंडस्ट्री, सिर्फ चारकोल की इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो $3 बिलियन, यानी 25,000 करोड़ का चारकोल लोग तैयार करते और बेचते हैं। अभी क्या चारकोल है, किस तरह से क्या क्या उसका उपयोग होता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन चारकोल की इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी है, उसमें ये जो पूरा चारकोल होता है ये कोयले से आता है, लेकिन इसको भी हम लोग 100% रिप्लेस कर सकते हैं हमारे बाम्बू के चारकोल के साथ। जब आप उसके ऊपर पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा इससे बहुत ज्यादा इमेंस स्कोप है। सॉल्ट, अभी ये तो आप सोच ही नहीं सकते, बाम्बू सॉल्ट, बाम्बू से नमक। दोस्तों, नमक तो समुद्र से ही आता है, ओके, लेकिन वो समुद्र से आने के बाद बाम्बू में जो जगह होती है ना पाइप जैसे, उसमें वो नमक डालते हैं, रखते हैं उस चीज को। और जब उस नमक को रखते हैं बाम्बू में, तो बाम्बू के बहुत सारा पोषक तत्व उस नमक में आते हैं। और वो इतने गुणकारी है कि आपको अगर इसकी जो खोज है वो 1,000 साल पहले वो बुद्धिस्ट जो भिक्खु थे या गुरु थे, उन्होंने की है। और तब से लेकर अभी तक बौद्ध भिक्खु सभी ये जो नमक है वो खाते हैं, बाम्बू का नमक। और ये इतना पोषक है कि अगर आपको मालूम होगा कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा होती है, ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। इससे बनते हैं जो चीजें, प्रोडक्ट्स, वो दुनिया में बहुत 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 ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं। दोस्तों देखो, बाम्बू एक ऐसी चीज है कि उसके बारे में यानी इस छोटे से वेबिनार में मुझे बताना असंभव है। आप सिर्फ उसके बारे में रिसर्च करो। कई सारे ऐसी चीजें हैं, कई सारे जो मैं बताना चाहूंगा डिटेल में, तो बहुत समय इसके लग सकता है। ऐसे बाम्बू का एप्लीकेशन है। तो बाम्बू के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो बाम्बू का बिजनेस सिर्फ वो $60 बिलियन का है ही नहीं, 4.5 लाख करोड़ का। वो बाम्बू का बिजनेस है, उस मोबाइल के जैसा है। किसने सोचा था कि मोबाइल कल जाके आपका हार्ट का सब देखेगा? किसने सोचा था कि मोबाइल कल हाथ में आएगा और रिस्ट बन जाएगा? किसने सोचा था कि मोबाइल सबसे बेहतर कैमरा बनाएगा? वैसे मोबाइल से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बोला, अगर मोबाइल इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है तो उससे कई बड़ा रेवोल्यूशन बाम्बू हो सकता है, ऐसे बाम्बू के बारे में। लेकिन इसके अलावा कुछ सामाजिक चीजें भी है जो बाम्बू करता है। ऑक्सीजन पार्क। दोस्तों, बाम्बू एक ऐसी वनस्पति है जो इतनी फास्ट ग्रो करती है कि ये जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये साफ करने का काम, इसको लेने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम किसी भी पौधे से, किसी भी पेड़ से 5 गुना ज्यादा सक्षम ये बाम्बू करता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन देने का काम हमारे लोगों, हमें इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन देने का काम जो पेड़ करते हैं, उसमें से भी 35% ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बाम्बू देते हैं। यही कारण है कि इसके स्पेशली पार्क तैयार किए जा रहे हैं। यानी अगर आपको आपकी जगह में बहुत सारा हवा अच्छी नहीं है, अशुद्ध है, ऑक्सीजन कम है, तो आप सिर्फ बाम्बू लगाइए। वहां स्पेशली डेडिकेटेड ऐसे पार्क, ऐसे उद्यान, ऐसे गार्डन तैयार किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से आजू बाजू के इलाके में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। ऐसा ये पार्क तमिलनाडु में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। और ये यही नहीं तो ऑलमोस्ट अभी सभी राज्यों में ये हो रहा है। सभी राज्यों को भी कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए ना, कितने सारे शहरों में कितनी सारी हमारी पोल्यूशन है, सब कुछ है। वह बीच बीच अगर शहरों में भी आप बाम्बू के छोटे छोटे पार्क तैयार करें, छोटे, तो ये बाम्बू के पार्क
ये सिर्फ आपके वो हवा साफ करने में और आपको शुद्ध हवा देने में बहुत जबरदस्त ऐसा काम कर सकता है। यही बाम्बू की यही सब योग्यता, बाम्बू के इतने सारे फायदा और इतनी जरूरतों को लेके ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाम्बू मिशन तैयार किया है। अभी मिशन यानी राष्ट्रीय मिशन इन्होंने जब शुरुआत की तो इसको अभी 2018 के बाद इसकी शुरुआत हुई है और इसमें प्रॉपर उन्होंने टारगेट्स रखे, पैसे रखे हैं क्या करने चाहिए। दूसरा, इस बाम्बू के ट्रीटमेंट के लिए प्रोसेसिंग सेंटर उसके लिए पैसे हैं, ज्यादा से ज्यादा बाम्बू के ऊपर किसान खेती करें और इसके ऊपर जो हस्तकला कर रहे हैं जो लोग हैं उनमें उनकी आय बढ़े, इसमें ये सब इसमें शामिल है और इसको लेके कुछ टारगेट्स भी गवर्नमेंट ने रखे। लेकिन इसके अलावा ये सिर्फ अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार ये सब कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाम्बू को लेके हर राज्य कुछ ना कुछ कर रहा है और कुछ ना कुछ यानी इनफैक्ट जैसा आयोग जैसे मिशन बस केंद्र सरकार का है, वैसे ऑलमोस्ट हर राज्य सरकार का अपना एक खुद का बाम्बू का मिशन है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मिशन है, वैसे सेम त्रिपुरा का मिशन है, ऐसे ही बाम्बू के बारे में महाराष्ट्र का मिशन है, ऐसे ही बाम्बू के बारे में कर्नाटक का मिशन है, ऐसे ही बाम्बू के बारे में केरला का मिशन है। यानी हर राज्य में है। किसी भी राज्य में अगर आप जाओगे तो बाम्बू के ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड मिशन है, स्पेशल डेडिकेटेड एक पूरी उन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट बनाई हुई है जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग जानते हैं कि अभी बाम्बू, अभी देखो कोविड के बारे में कोविड के बाद ये 2 सालों में अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इसको उभारने का काम या इसको उभारने में अगर शक्ति की कुछ में है तो वो बाम्बू में है, ये लोग जानते हैं। इसलिए बाम्बू को लेके अभी तो बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा काम कर रही है ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट। दोस्तों, कुछ तो स्टार्टअप्स ऐसी है अभी जो खुल रही है पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ज्यादा, कि जो सिर्फ बाम्बू के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। अब ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा बाहर के देशों में है, चाइना में है, थाईलैंड में है, जापान में, जो सिर्फ बाम्बू के प्रोडक्ट तैयार करके बेच रही है और बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। लेकिन ऐसी कंपनियां हमारे देश में भी है, हमारे देश में भी बाम्बू को लेकर स्टार्टअप तैयार हो रही है और वो अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में बाम्बू को लेके एक अंतरराष्ट्रीय बाम्बू दिन मनाया जाता है, जिसको जो 18 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड बाम्बू डे। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी है जो बाम्बू को इस सभी चीजों को प्रमोशन कर रही है। लेकिन आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये संस्था पैसे के लिए नहीं करे। मैं आपको बताता हूं कि पहले तो ये संस्था चाइना में स्थित, इसके हेडक्वार्टर चाइना में, 48 यानी 48 देश इसके सदस्य इस संस्था के, जो इंटरनेशनल बाम्बू और रतन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा उसको कहते हैं। लेकिन इसकी जो गोल्स है, इसकी जो मिशन है, ये कोई भी अगर आप गोल रखोगे ना, लक्ष्य इस मिशन का, तो कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसके सभी जो लक्ष्य है ना, वो सस्टेनेबल, दुनिया के अच्छाई के लिए ऐसे लक्ष्य इसके लिए इसको लेके है, इस बाम्बू के मिशन को लेके है। अभी देखिए ना, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स। बाम्बू में इतनी शक्ति है कि इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं कि आप एक्चुअली गरीबी को मिटा सकते हो। दूसरा, लोगों को एनर्जी चाहिए, इथेनॉल से लेके कोल से लेके कौन सी एनर्जी चाहिए आपको, तो हर तरह की एनर्जी बाम्बू दे सकता है। तो लोगों को अच्छी एनर्जी, क्लीन एनर्जी देना। तीसरा, लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार करना। चौथा, आपके यहाँ जो आसपास के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, मदर अर्थ का ख्याल रखना, और ऑफ कोर्स ये पूरा जो इकोसिस्टम, पर्यावरण का संतुलन, उसका संतुलन कायम रखना। तो ये सब उद्देश्य है बाम्बू मिशन के। तो आप सोच सकते हैं बाम्बू को लेके कितनी सारी चीजें मुमकिन है, पॉसिबल है। तो गैप किधर है दोस्तों? अभी इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब। देखो, ये जो वेबिनार है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये वेबिनार सिर्फ आपको ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, और मैं इतने छोटे से एक आधे पौने 1 घंटे के वेबिनार में आपको इतनी सारी जानकारी दे भी नहीं सकता। और आप इसके ऊपर अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको खुद को मिलेगी, आप जब जाओगे, कब काम करोगे। लेकिन ये वेबिनार इसके लिए कि कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ये सब कुछ है तो क्यों, कहाँ गाड़ी अड़ रही है, क्यों गाड़ी आगे नहीं जा रही, क्यों बाम्बू को लेके हम लोग उतना नहीं कर पा रहे जितना हम लोग करने का पोटेंशियल रखते हैं। दोस्तों,
दुनिया का जो हमने देखा सबसे ज्यादा जमीन भारत के पास है, और ज्यादा हो सकती है, किसान और ज्यादा आ सकते हैं अगर उनको पता चला कि इससे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में बांबू का इतिहास है। आप मुझे बताइए भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है, भारत में कौन सी ऐसा जगह है जहां लोगों को बांबू पता नहीं। और सिर्फ पता नहीं इसका मतलब नहीं बांबू से जो चीजें बनती है वो उनके घर में नहीं है, परंपरा है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ बांबू के ऊपर काम करने वाला जो वर्कफोर्स है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यानी अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप कुछ थोड़ा सा जानते होगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि बांबू के बारे में सब कुछ जो देश में होता है हमारे, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बांबू होता है, ज्यादा वहां वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सब कुछ। लेकिन मैंने अभी हाल ही में पढ़ा कि बांबू के ऊपर जो सबसे ज्यादा कारीगर काम करते हैं ना, वो मैक्सिमम कारीगर महाराष्ट्र में। अभी कितना सही कितना गलत मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैक्सिमम का बांबू के ऊपर काम करने वाले कारीगर महाराष्ट्र में। लेकिन मेरा तो अभी ये मानना है कि हर जगह है, हर राज्य में बांबू के ऊपर काम करने वाले इतने कारीगर हैं कि जो चीज हम लोग बना सकते हो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मशीन बांबू के ऊपर किससे काम करेगी आप बताइए। लेकिन हाथ से जो चीज बनाएगा उसको कितना डिमांड होगा, आप उसके बारे में सोचिए। इतने बड़े बड़े लोग बांबू के लिए सामने आए और उन्होंने काम किया। रतन टाटा उनमें से एक है। उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बांबू मिशन को आगे बढ़ाने का बहुत सारा कंट्रीब्यूट करके इन्होंने कई सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट को शुरुआत की है जो सिर्फ बांबू के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा बांबू मैन, अगर आपको याद होगा तो मैडम ने एक बार बांबू मैन की स्टोरी बताई थी, भारत का बांबू मैन। तो मैंने भी उसके बारे में बहुत ढूंढा, पढ़ाई करने की कोशिश की, कहा कौन है बांबू मैन, किसको कहते हैं बांबू मैन। तो मुझे एक चीज पता चली कि दोस्तों बांबू मैन हर जगह है। इतने सारे लोग हैं हमारे आजू बाजू आसपास जो बांबू को लेके समर्पित है, पूरा जीवन बांबू के ऊपर काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा एक बांबू मैन है ही नहीं। हर राज्य में हर जगह में बांबू मैन है। आपके आजू बाजू भी आपको लोग ऐसे दिखाई देंगे जो बांबू के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जैसे हो सके अपने तरीके, जैसे रतन टाटा अपने तरीके से उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे कई सारे लोग हैं जो बांबू को लेके कर रहे हैं। अभी हमारे टीम में हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां 2 कलेक्टर है जो हर 15 दिन में एक मीटिंग लेते हैं और अपने जिले में बांबू के लिए काम करते। तो हर कोई ऐसे कई सारे बांबू पैन भी आपको मिलेंगे अपने देश में। स्टार्टअप्स, अभी ये स्टार्टअप बांबू को लेके अपने देश में एक ऐसा अच्छा एग्जांपल है कि जो बांबू के टूथब्रश तैयार करते हैं। ओके, तो इन्होंने जब शुरुआत की तो अब दिन के 100 टूथब्रश बेच पाना मुश्किल था। ओके, उन्होंने जब शुरुआत की, आज की तारीख में हर दिन वो 50,000 टूथब्रश बेच रहा है। राजशेखर पाटिल ये ऐसे खेडूत है या किसान है, बंजर जमीन से आते हैं, ऐसे प्रदेश से आते हैं कि इनके पास जमीन तो थी लेकिन कुछ नहीं आता था, वहां पानी नहीं कुछ नहीं। तो बहुत दिन तो वो अन्ना हजारे साहब उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ ट्रेनिंग की। बाद में वहां अपने यहाँ आके उन्होंने बांबू की फार्मिंग की और इतना सारा अच्छा, आई मीन उनकी अच्छी इनकम हुई है कि अभी राष्ट्रीय लेवल पर उनका एग्जाम्पल है कि कैसे बांबू से हम लोग अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों सब कुछ है ना। देखो हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हमारे पास परंपरा है, हमारे पास उसके ऊपर काम करने वाले जो वर्कफोर्स वो दुनिया में चाइना बिना किसी के पास नहीं है। सब कुछ है, सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या है, क्या चीज है कि जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज जो मुझे लगता है हर उस चीज के साथ, आई मीन हर एग्रीकल्चर के साथ जो हमारा समस्या है ना, वो इसके बाद साथ भी है। हर खेती के साथ जो समस्या होती है वो है अप्रोच, नजरिया, बिजनेस करने का अप्रोच। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अगर 1 एकड़ जमीन है, अगर आप बिजनेस करते होते हैं तो क्या बोलते हैं आप, नहीं इस 1 एकड़ से, इस 5 एकड़ से मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम करूं और माल उसको बेचूं। वैसा नहीं हो रहा है। जमीन है, कर रहे हैं, तो वो जो अप्रोच है, वो नजरिया, अगर बाबू के बारे में हम लोग सोच रहे हैं तो वो बिजनेस अप्रोच वो नहीं है, वो गैप है। प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो गैप है दोस्तों। प्रोसेसिंग यूनिट यानी इसके ऊपर जो कोई भी किसान जब कोई उत्पादन तैयार करता है तो उस उत्पादन के ऊपर प्रक्रिया करने वाले केंद्र भारत में बहुत कम है।
यानी एक सिंगल चीज अगर आपको करनी है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय खेती को आपको आगे लाना है, तो सबसे पहले एक एक काम हमको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वो है प्रोसेसिंग यूनिट्स, फैक्ट्रीज। उसके ऊपर सिर्फ आप वो यूनिट्स तैयार करो, अपने आप खेती, अपने आप ये बैकवर्ड लिंकेज स्ट्रांग होंगे। वो अपने पास नहीं है। अपने पास इनोवेशन, प्रोडक्ट्स तैयार करने के वो रेंज नहीं है। भारत में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, आप बाकी के देशों में जाइए, बाम्बू में ऐसी चीज ही नहीं कोई जो बाम्बू से बनती ना हो। बाम्बू प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन नहीं आते इसमें। जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स है वो नहीं आते, वो नहीं काम कर रहे। जब वो आएंगे तो वो बराबर देखेंगे कि हमें कितना इसमें पैसे डालना है, कौन सा उत्पादन करना है, कैसे मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं, कैसे अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, मार्केट को क्या लगता है, और फिर मैक्सिमम वो माल का उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करके, प्रमोशन करके हम लोग उसको बेच सकते हैं। तो ऐसे करने वाले लोग ही नहीं है आज बाम्बू। गैप इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी एक ऐसी कंपनी तैयार होनी चाहिए बाम्बू में कि जो अच्छे प्रोडक्ट और उसके अच्छे सर्विस की जिम्मेदारी उठाए, जिसको लेके लोगों के मन में विश्वास है, नहीं बराबर इसके तो यहाँ तो बाम्बू के अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अभी चाय तो हर घर में बनती है, कॉफी तो हर घर में बनती है, लेकिन अगर आपने उसको ब्रांड बनाया तो इसका मतलब क्या कि वहां जाके वो चाय देखो ऐसे ऐसे अच्छी मिलेगी, बस वहां जाके कॉफी तो अच्छी मिलनी है। वैसे अगर बाम्बू के लेके कोई अच्छी ब्रांडिंग, जैसा हमने एक एग्जांपल देखा, ऐसे करने की जरूरत है। और ये सब गैप, ये सब काम करने वाले हैं। देखो गैप जरूरत है कि ये सभी जो चीजें हैं उसको कनेक्ट करने की, सभी लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने लेवल से काम, गवर्नमेंट्स काम कर रहे हैं। मैंने देखा, अब मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार से लेकर हर राज्य सरकार से लेकर कई सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने गांव के स्तर पे भी काम, उनको सबको इकट्ठा लाने की जरूरत है। जरूरत है कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कि जिस प्लेटफॉर्म पे आके लोग संगठित होके इसके ऊपर काम करें, इस बिजनेस को बढ़ाए। देखो भारत का क्या पोटेंशियल है, और इंडस्ट्री तो हमने देखी, हर इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं। एक सिंगल ये रेवोल्यूशन बाम्बू का भारत को कहां से कहां तक लेके जा सकता है, और यही काम करने वाला है एमसीएल। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि एमसीएल कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रहा है कि जो शायद अभी कभी किसी ने सुनी नहीं, कोई रॉकेट विकेट नहीं बना रहे हम लोग सिर्फ वो करने का नजरिया, तरीका बदल रहे। अब ये सभी चीज, अगर फैक्ट्रियां नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म तैयार करना है, अगर सभी लोगों को एक साथ लाना है, अगर ग्राम पंचायत लेवल पे लोगों के लिए, किसानों के लिए ट्रेनिंग, इनपुट सेंटर तैयार करना है, तो ये काम कर रही है एमसीएल, और ये गैप पूरा करेगी एमसीएल। लेकिन इसके साथ और एक काम हमें करना है, और वो है क्रिएटिंग अवेयरनेस। दोस्तों लोगों को पता ही नहीं है इतनी सब बर्बादी हो रही है, लोगों को पता ही नहीं कि हमारे एक सिंपल चीज की वजह से इतना कुछ फर्क पड़ सकता है। क्या फर्क पड़ेगा मैं अपना प्लास्टिक का ब्रश करूं, क्या फर्क पड़ेगा कि मेरे घर में प्लास्टिक की चीज है उसके मैं बाम्बू का लेके आऊं, फर्क पड़ता है। लोगों को बताने की जरूरत है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि देखो आप जब करोड़ों, 130 करोड़ लोग हैं हम, और पूरी दुनिया में 750 करोड़, अभी 130 के 140 करोड़ हो गए हम। 140 करोड़ लोग, एक चीज भी अगर हम लोग ने सबने बदली प्लास्टिक की, तो सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे दुनिया के लिए पूरे। और ये मुझे लगता है कि हर चीज में ये करने की जरूरत है। यानी आप उत्पादन करोगे, ये सब करोगे, सब सही है, लेकिन उसके साथ अवेयरनेस भी तो करना पड़ेगा। लोगों को बताना तो पड़ेगा क्यों करना चाहिए, ये लोगों को समझाना पड़ेगा ना क्या जरूरत है इसकी। अगर मैंने कहा कि 500 साल पहले अगर ब्रश बनाए, वो भी अभी भी समुद्र में जाके बर्बादी कर रहा है, तो बताना तो पड़ेगा लोगों को कि कपड़े कैसे तैयार होते हैं, कैसे बर्बादी करे सब चीजों को। दोस्तों अल्टीमेटली कस्टमर इज किंग। ओके, आप कितना भी बोले, आपके पास कितना भी अच्छा सोना है, आप घर में बैठ के अगर रहोगे सोना लेके, तो कैसे लोग उसको खरीदेंगे बताइए आप। यानी बाम्बू इतना अच्छा है, या इतनी सारी चीजें हैं, प्लास्टिक रबर जैसी पूरी बर्बादी हो रही है, और उसके लिए कुदरत ने दिया हुआ रास्ता है। ऐसी कोई चीज नहीं है आज जो बाम्बू से नहीं बनती है और जो हमें जरूरत है। ये बताने की जरूरत है लोगों को। लोगों को दिल से ऐसा लगना चाहिए कि मुझे क्या चुनना है, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या चुनना चाहिए मैंने। और एक कस्टमर को एम्पावर करना, कस्टमर को उनको ये नॉलेज बढ़ाना, उनको अवेयर करना कि देखो हमारा भी फर्ज है ना। अगर हम लोग दुनिया में रहते हैं तो हम लोग एक्चुअली
इतने करोड़ों साल से अगर अपनी माँ हमको पाल रही है, इतना हमारा ख्याल रख रहा है, तो हमारा थोड़ा तो फर्ज बनता है। और जब ये करें हम लोग, और ऑफ कोर्स एक अच्छे प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स अगर जब आप इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट एकदम उस लेवल का अगर शानदार दोगे, तो फिर ये पूरा गैप मिट जाएगा। और एक बार ये चीज हमारे ग्राहकों के समझ में आएगी, तो फिर ये रिवोल्यूशन बनेगा। और दोस्तों, इसका बहुत सही तरीका है सैटरडे सेशंस। हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक ही दिन, एक ही घंटा इस चीज को लेके आपको खड़े होना, आपको लोगों को बताना है